नमस्कार। पैसा एक ऐसा शब्द जिसके इर्द गिर्द हमारी काफी जिंदगी घूमती है ना? फिर भी अक्सर हम इसे समझने में चूक जाते हैं। आज हम वित्तीय वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने सही में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास कियोसाकी की ये जो बहुत प्रभावशाली किताब है उसके कुछ अंश हैं और साथ ही इसकी एक समीक्षा भी है, तो दोनों को देखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ किताब के विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर क्यों ये विचार इतने असरदार साबित हुए हैं। तो आइए इस किताब के पन्ने पलटते हैं जरा और देखते हैं कि वो कौन से मुख्य सबक हैं जिन्होंने दुनिया भर में इतने लोगों को वित्तीय रूप से सोचने पे मजबूर किया। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? किताब की शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प तुलना से होती है। लेखक अपने दो पिताओं के नजरिए का फर्क बताते हैं। एक उनके अपने पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। और ये दो किरदार पैसे और जीवन के प्रति बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। पुअर डैड जो कि एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी थे, वो पारंपरिक सलाह देते थे, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। उनका मंत्र था पैसे के लिए काम करो। ये सलाह तो शायद हम सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल सुनी होगी। और ये उस आम सामाजिक धारणा को दिखाता है जहां शिक्षा और एक स्थिर नौकरी को ही वित्तीय सुरक्षा का सबसे पक्का रास्ता माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सुरक्षित रास्ता कितना गहरा बैठा हुआ है हमारी सोच में। पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिखाया जाता है कि भाई मेहनत से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और जिंदगी सेट है। इसमें जोखिम कम लगता है, एक तयशुदा रास्ता नजर आता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ है रिच डैड, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं ली थी, पर वो व्यवसाय और निवेश की दुनिया के माहिर थे। उनका मंत्र बिल्कुल उल्टा था, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। वो लगातार वित्तीय शिक्षा हासिल करने, संपत्ति यानी एसेट्स बनाने और पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। हाँ, और यहीं पर अब देखें तो सोच का एक बुनियादी फर्क सामने आता है। रिच डैड का नजरिया सिर्फ महीने की तनख्वाह कमाने से आगे बढ़कर वित्तीय स्वतंत्रता, जिसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, और धन निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन की बात करता है। यह पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक औजार, एक टूल की तरह देखने को प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा औजार जिससे और पैसा कमाया जा सके, जिसे निवेश किया जा सके। ये मानसिकता, वो जो कर्मचारी वाली सोच होती है, उससे मालिक या निवेशक वाली सोच की तरफ एक बड़ा कदम है असल में। अच्छा, तो ये अमीर और गरीब सोच का फर्क तो समझ आया, पर कियोसाकी इसे और कैसे खोलते हैं? किताब के जो सबसे चर्चित सबक हैं, उनमें से एक है संपत्ति, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के बीच का फर्क। उन्होंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, सीधा जरूर लगता है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गहरा है। असल में इस किताब का सबसे बड़ा निचोड़ शायद यही है कि संपत्ति सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि एक सोच है। हर खरीदारी, हर निवेश को इस नजरिए से देखना कि क्या ये लंबे समय में मेरी जेब भरेगी या खाली करेगी। ये केवल आय पर फोकस करने के बजाय कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव पर ध्यान केंद्रित करता है। रिच डैड की फिलॉसफी इसी एक सिद्धांत पर टिकी है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनाओ और देनदारियों को कम करो। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वो घर वाली बात कहते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर कोई घर खरीदता है जिसमें वो खुद रहता है, तो कियोसाकी के हिसाब से वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा जा रहा है, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह। वहीं अगर उसी घर को किराए पर दे दिया जाए और उससे किराया आने लगे जो खर्चों से ज्यादा हो, तो तब वो संपत्ति बन सकता है। हाँ, ये नजरिया काफी लोगों को चौंकाता है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। सही कहा। ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है, जहां अपना घर होना एक बड़ी उपलब्धि और संपत्ति माना जाता है। कियोसाकी का तर्क इसे चुनौती देता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ये परिभाषा थोड़ी शायद अति सरलीकृत है, ओवर सिंप्लीफाइड है। घर भावनात्मक सुरक्षा भी देता है, जिसके आर्थिक मूल्य को मापना मुश्किल है, पर किताब का उद्देश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करना है कि हम अपनी चीजों को वित्तीय नजरिए से कैसे देखें। अच्छा, और इसी संपत्ति और देनदारी के विचार से जुड़ा है कियोसाकी का अगला बड़ा सबक कि पैसे के लिए काम करने के जाल से बाहर निकलो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो।
किताब कहती है कि ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं और फिर ज्यादा पैसे के लिए और मेहनत करते हैं। मतलब वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं। रिच डैड का रास्ता इससे अलग था। बिल्कुल, ये रैट रेस वाली बात बहुत सही पकड़ी आपने। रिच डैड का तरीका था निवेश करना, ऐसे व्यवसाय बनाना जो खुद चल सकें बिना आपके रोज वहां मौजूद हुए, और निष्क्रिय आय जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, इसके स्रोत तैयार करना। निष्क्रिय आय यानी ऐसी कमाई जिसके लिए रोज रोज सक्रिय रूप से मेहनत ना करनी पड़े, जैसे किराए से आमदनी हो गई, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या किसी किताब या संगीत की रॉयल्टी मिल रही है। ये सोच पारंपरिक नौकरी करो रिटायर हो जाओ वाले मॉडल से बहुत बहुत अलग है। ये उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप और निवेश को धन बनाने का मुख्य जरिया मानती है। लेकिन ये सब करने के लिए कियोसाकी कहते हैं सबसे जरूरी चीज है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी। उनका तर्क है कि स्कूल हमें एकेडमिक रूप से तो तैयार करते हैं, पर पैसे की दुनिया के लिए नहीं। वो सिखाते हैं कि नौकरी कैसे पाएं, पर ये नहीं सिखाते कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें या उसे कैसे बढ़ाएं। क्या ये सही है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर काफी बहस भी होती है। बिल्कुल, किताब ये सवाल उठाती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली असल में क्या सिखा रही है। क्या वो हमें सिर्फ अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तैयार कर रही है? व्यवहारिक वित्तीय ज्ञान जैसे बजट बनाना है, निवेश के विकल्प समझना है, टैक्स कैसे काम करता है, ये सब अक्सर स्कूली पाठ्यक्रम से गायब रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में कई बार गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें इसकी समझ ही नहीं दी गई। आपने पहले कहा था कि इसे लागू करने में चुनौती आती है, तो क्या ये सिर्फ ज्ञान की कमी है या फिर कुछ और भी है इसमें? अच्छा सवाल है। देखिए, ज्ञान की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही मुझे लगता है डर और मानसिकता का भी बड़ा रोल है। किताब इस पर भी बात करती है। रिच डैड सिखाते हैं कि जोखिम, रिस्क लेने से डरो मत, बल्कि उसे समझो और प्रबंधित करो, मैनेज करो। वो परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं, मतलब सोच समझकर उठाए गए जोखिम, जहां नफा नुकसान का अंदाजा पहले लगाया गया हो। हाँ, और वो असफलता, फेलियर को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, जबकि पुअर डैड की सोच थी कि भाई असफलता तो बुरी चीज है, उससे बचना चाहिए। रिच डैड कहते थे कि ज्यादातर सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वे असफल ज्यादा हुए हैं, पर हर असफलता से सीखकर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, और ये मानसिकता पारंपरिक सुरक्षा पहले वाली सोच के बिल्कुल विपरीत है। समाज हमें सिखाता है कि सुरक्षित खेलो, जोखिम से बचो, लेकिन धन निर्माण, खासकर बड़े पैमाने पर, अक्सर बिना जोखिम उठाए संभव नहीं होता। किताब इस डर को संबोधित करती है और कहती है कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए डर पर काबू पाना और गलतियों से सीखना जरूरी है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सफर का हिस्सा मानना होगा। ये तो मानसिकता की बात हुई। अगर हम किताब की शैली और उसके प्रभाव पर बात करें, तो ये अपनी सीधी सरल भाषा और कहानी कहने के अंदाज के लिए बहुत जानी जाती है। वो दो पिताओं की कहानी के जरिए मुश्किल वित्तीय सिद्धांत भी मतलब आसानी से समझ आ जाते हैं। सरीका, इसकी यही सरलता शायद इसकी जबरदस्त लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। ये वित्त जैसे जो अक्सर डरावना लगता है, उस विषय को आम पाठक के लिए सुलभ बनाती है। कहानी का प्रारूप लोगों को बांधे रखता है और उन्हें लगता है कि हाँ, वे भी इन विचारों को अपना सकते हैं। लेकिन जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदें या कौन सा बिजनेस शुरू करें। ये ज्यादातर एक प्रेरक, एक मोटिवेशनल किताब है जिसका मुख्य उद्देश्य पैसे को लेकर आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट बदलना है। आपकी बात में वजन है, बिल्कुल सही। किताब का जोर क्यों पर ज्यादा है, कैसे पर कम। ये आपकी सोच को झकझोरती है, आपको पारंपरिक रास्तों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रेरणादायक है, इसमें कोई शक नहीं। पर असल दुनिया में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए, जैसा आपने कहा, पाठकों को इस किताब से आगे जाकर और ज्यादा सीखना, शोध करना और शायद विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी पड़ती है। ये सिर्फ एक शुरुआती चिंगारी की तरह है, पूरी आग नहीं। हाँ, समीक्षा का भी लगभग यही निचोड़ है कि किताब प्रेरणा देने में बहुत सफल है। ये लोगों को नौकरी पर निर्भरता से हटकर स्मार्ट वित्तीय आदतें अपनाने और संपत्ति बनाने के बारे में सोचने के लिए उकसाती है। तो कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा असर शायद सोच बदलने पर ही है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो लगता है कि रिच डैड पुअर डैड का जो केंद्रीय संदेश है, वो मानसिकता का परिवर्तन है ना?
ये हमें सिखाती है कि सिर्फ पैसे के लिए खटने के बजाय संपत्ति बनाकर, वित्तीय ज्ञान हासिल करके और हाँ, सोच समझकर जोखिम उठाकर पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जा सकता है। ये कर्मचारी की सोच से मालिक या निवेशक की सोच की ओर बढ़ने का आह्वान है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और इसकी जो लगातार लोकप्रियता बनी हुई है वो ये भी दिखाती है कि लोगों के अंदर वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सशक्त होने की एक गहरी इच्छा है। वे पारंपरिक रोजगार के ढांचे से बाहर निकलकर सुरक्षा और समृद्धि के नए रास्ते तलाशना चाहते हैं। किताब के सिद्धांत भले ही सरल लगें, पर वे पैसे, काम और सफलता के बारे में हमारी जो जड़ जमा चुकी धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं। और शायद यही चुनौती लोगों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। सोचने पर मजबूर तो करती है, ये बात तो पक्की है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है, अगर पारंपरिक शिक्षा हमें वित्तीय रूप से तैयार नहीं करती, जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, तो आज के दौर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो या अपना काम कर रहा हो, वो कौन सा एक व्यवहारिक वित्तीय कौशल या ज्ञान है जिसे सीखना शुरू कर सकता है? मतलब कोई एक पहली चीज जिससे वो अपने वित्तीय भविष्य की नींव मजबूत कर सके। इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए फायदेमंद होगा।